हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग अगस्त 4 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी आपके आने वाले एसबीआई पीओ का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्जाम है, आरबीआई का कोई एग्जाम आता है, नाबार्ड ग्रेड ए आने वाला है, और कोई भी अगर एग्जाम आता है जिसमें करंट अफेयर्स आपके सिलेबस का पार्ट है, चाहे वो एसएससी साइड का हो, बैंकिंग साइड का हो, इंश्योरेंस साइड का हो, हर एग्जाम के लिए वीडियो के करंट अफेयर्स आपके लिए जरूरी है। ये स्टेटमेंट दी हुई है इसमें आरबीआई ने क्या करा है, डायरेक्शंस दिए हैं फेक इंडियन करेंसी नोट्स के ऊपर। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, आरबीआई हैज डायरेक्टेड ऑल बैंक्स, ठीक है, ऑल बैंक्स टू स्ट्रेंथन सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग, इंपाउंडिंग एंड रिपोर्टिंग फेक इंडियन करेंसी नोट्स। आरबीआई ने सभी बैंकों को यह बात बोली है कि जो भी आपके पास फेक इंडियन करेंसी नोट्स आते हैं उसे डिटेक्ट करना है, इंपाउंड करना है, रिपोर्ट करना है। दूसरा, banks must impound every counterfeit note without exception and must neither return it to the tenderer nor destroy it at the branch। मतलब कि कोई भी अगर काउंटरफीट नोट, नकली नोट बैंक में आता है, अभी क्या होता है ना, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में बैंकों को लगता है कि हमने कस्टमर्स का नुकसान क्यों होने दे, वो कस्टमर को नकली नोट वापस कर देता है कि जी ये नोट नकली है। टेक्निकली ये चीज गलत है, एज पर आरबीआई डायरेक्शन ये चीज गलत है, बट फिर भी बैंक वालों को लगता है कि हमारे ही डिपॉजिटर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, तो ऐसा ना करें। रूल क्या बोला है आरबीआई ने कि कोई भी नकली नोट आता है तो बैंक ना तो उसे खुद से ब्रांच में डिस्ट्रॉय करेगा, ना ही टेंडरर से, मतलब जो पैसा लेकर आया है जैसे डिपॉजिटर हुआ, ना ही उसे वापस करेगा, वो पूरा नोट आरबीआई भेजा जाएगा। तीसरा, ऑल कैश हैंडलिंग स्टाफ ऑफ द बैंक मस्ट बी ट्रेन ऑन जेन्युइन बैंक नोट सिक्योरिटी फीचर्स एंड काउंटरफीट डिटेक्शन बाय 31 अक्टूबर 2026। आरबीआई ने एक डेडलाइन दे दी है कि जो भी कैशियर स्टाफ है, कैश हैंडल कर रहा है ना, दे शुड बी ट्रेंड जेन्युइनली ऑन बैंक नोट के सिक्योरिटी फीचर्स जो है ना उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, काउंटरफीट डिटेक्शन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और डेडलाइन दी है 31 अक्टूबर 2026। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल 1 2 3। तीनों ही तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि आपको अपना जो डिटेक्शन, इंपाउंडिंग और रिपोर्टिंग ऑफ फेक करेंसी नोट्स है उसको आपको स्ट्रेंथन करना है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस जो हैं वहां पे आपको नोट ऑथेंटिकेशन मशीन होनी चाहिए। एवरी काउंटरफीट नोट, देखो इसमें एवरी काउंटरफीट नोट के लिए लिखा है, एवरी काउंटरफीट नोट मस्ट बी इंपाउंडेड एंड नेवर रिटर्न और डिस्ट्रॉयड लोकली, वाइल जो भी कैश हैंडलिंग स्टाफ है उन्हें अपनी ट्रेनिंग करनी है ऑन सिक्योरिटी फीचर्स बाय 31 अक्टूबर 2026। ये सिक्योरिटी फीचर्स थोड़ा स्पेस की वजह से कम लिख दिया है, सिक्योरिटी फीचर्स एंड काउंटरफीट डिटेक्शन ये वाला 31 अक्टूबर 2026 तक सारा कैश हैंडलिंग स्टाफ इन चीजों पे ट्रेन हो जाना चाहिए। According to the data on Jandhan Darshak app, what percentage of India's inhabited villages now have access to banking outlet within 5 किलोमीटर radius? एक जनधन दर्शक ऐप आई हुई है, ठीक है, उसके अंदर से हमें डेटा मिला है कि जो भी, मतलब जितने भी गांव में लोग रहते हैं उनके 5 किलोमीटर में कोई बैंकिंग आउटलेट या ब्रांच होना चाहिए। ऐसी कितनी विलेजेस हैं? तो आंसर इज 99.92%। तो जनधक दर्शक ऐप पर यह डेटा आया है कि 99.92% इंडिया की इनहेबिटेड विलेजेस जो हैं उनके पास विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर एक बैंकिंग आउटलेट है। आउट ऑफ टोटल 601328 इनहेबिटेड विलेजेस, 6868 आर कवर्ड थ्रू बैंक ब्रांचेस, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो सेंटर्स है। एम क्या था इन चीजों का? फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। विच इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट जो होते हैं became India's largest publicly issued InvIT after listing on both NSE and NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ये इनविट लिस्ट हो गया है। कौन सा इनविट है? अब ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिकली लिस्टेड इनविट हो गया। इनविट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये है क्यूब हाईवेज ट्रस्ट। क्यूब हाईवे ट्रस्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिकली लिस्टेड इनविट हो गया है। इसकी यूनिट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर लिस्ट हो गई है। इसका ऑफर फॉर सेल आया था जो कि 9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और ट्रस्ट का इटसेल्फ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। Which company's board approved entry into the reinsurance business through a wholly owned subsidiary subject to ILDI approval? तो एक कंपनी है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि वो री इंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहते हैं। उन्होंने अप्लाई करा ILDI, इल्डाई के पास, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर है। इल्डाई के अप्रूवल के बाद ये एक नई री इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी। अभी तक आपने जीआईसी री इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा इंश्योरेंस पढ़ते हुए या फिर इंश्योरेंस के एग्जाम देते हुए। अब ये जो कंपनी है
ये एक और कंपनी आ जाएगी, बट ये प्राइवेट सेक्टर रहेगी। तो इसका क्या नाम है? बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने अप्लाई करा है कि वो रीइंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहते हैं, सब्जेक्टेड टू द IRDAI अप्रूवल। विच बैंक रिसीव्ड इट्स फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग ऑफ Baa2 फ्रॉम मूडीज रेटिंग। तो मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, हमें पता है, हमने अगर बैंकिंग अवेयरनेस के आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो CIC और CRA वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है मूडीज के बारे में। इन्होंने Baa2 एक रेटिंग होती है वो दी है। कौन से बैंक को दी है? उस बैंक के लिए फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है ये, तो वो है RBL बैंक के लिए। RBL बैंक को फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग लॉन्ग टर्म इशूअर के लिए Baa2 मिली है, और शॉर्ट टर्म रेटिंग P2 मिली है। ये दिया है मूडीज की रेटिंग विद स्टेबल आउटलुक, तो इसको स्टेबल आउटलुक मिला है। ठीक है, अब रेटिंग क्या करता है? द रेटिंग इनकॉर्पोरेट्स अ टॉप नॉच अपलिफ्ट फॉर द एफिलिएट सपोर्ट फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट शेयर होल्डर एमिरेट्स एनडीबी बैंक। इससे क्या होगा? बैंक इटसेल्फ अपलिफ्ट हो गया है ना। रेटिंग इंप्रूव होने का मतलब है कि बैंक की अच्छी रेटिंग है। अब क्या है? अब यहाँ पे दूसरे लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट और डिपॉजिट अलग अलग चीज होता है। डिपॉजिट करने की बात नहीं हो रही है। डिपॉजिट तो बैंक को लैंडिंग करने के लिए एक तरह से बैंक की लायबिलिटी है ना, मतलब वो तो कस्टमर का पैसा है। जो इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है वो बैंक की शेयर कैपिटल बढ़ाता है, बैंक को और बड़ा करता है। डिपॉजिट से बैंक बड़ा नहीं होता, बैंक अपनी कैपिटल से बड़ा होता है। Which Indian Railway approved, sorry, Indian Railway approved the multi tracking of which section at a cost of 976 करोड़? ठीक है, तो एक ये दानापुर फतुआ सेक्शन है। दानापुर पड़ता है बिहार में, है ना, पटना के आसपास कहीं पर। तो दानापुर फतुआ सेक्शन है। इंडियन रेलवे ने बोला है कि 29 किलोमीटर का ये सेक्शन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, इसे इसकी मल्टी ट्रैकिंग की जाएगी 976 करोड़ में। इससे क्या होगा? जो पटना का इतना ज्यादा ट्रेन का ट्रैफिक है ना, उसे डीकंजेस्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने एडवांस रिलीज करा है ऑफ हाउ मच फ्रॉम द सेंट्रल शेयर ऑफ द स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड टू सपोर्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून 2026। अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, साउथ वेस्ट मानसून भी आया है, काफी सारी स्टेट में फ्लड आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास एक स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है। तो फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स के लिए कितना शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कितना जो फाइनेंशियल एड है गवर्नमेंट ने रिलीज करा है साउथ वेस्ट मानसून 2026 के फ्लड्स की वजह से, वो करा है 2117.85, ऑप्शन डी। 2117.85 करोड़ रुपीस ये रिलीज करा है। और ये कौन रिलीज करते हैं? होम मिनिस्ट्री से रिलीज होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च करी है टू क्रिएट ड्रग फ्री यूथ पॉपुलेशन इन सपोर्ट ऑफ विकसित भारत 2047। मोदी जी ने बोला है कि हमारा जो यूथ है 2047 तक हमारा विकसित भारत हमें करना है, तो उसके लिए हमारे यूथ को ड्रग फ्री होना चाहिए, ड्रग्स के नशे से दूर रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करी है। उस कैंपेन का नाम क्या है? कैंपेन का नाम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। कैंपेन का नाम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। किसने लॉन्च करा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसके लिए लॉन्च करा है? ड्रग फ्री यूथ पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या है? द इनिशिएटिव कनेक्ट्स ओवर 1 करोड़ यूथ एंड विल रन फॉर 100 वीक्स। कितने टाइम के लिए है? 100 वीक्स के लिए है। वीकली अवेयरनेस और एंगेजमेंट एक्टिविटीज रहेंगी इसके अंदर। 100 वीक्स, ओवर 1 करोड़ यूथ। Which Indian jewelry company became one of the first to export jewelry to the United Kingdom under India UK Comprehensive Economic Trade Agreement? तो इंडिया और यूके का सेटा एग्रीमेंट हुआ था, हम लोगों ने पीछे के करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था। उस एग्रीमेंट के अंदर कौन सी इंडियन ज्वेलरी कंपनी है जो पहली ऐसी कंपनी हो गई है कि यूनाइटेड किंगडम को ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रही है? बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, मतलब पहली नहीं बट वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, क्योंकि इस एग्रीमेंट के आने के बाद कुछ कंट्रीज ने किया होगा। तो इसमें कौन सी कंपनी आई है? Malabar Golden Diamonds. Malabar Golden Diamond became one of the first Indian jewelry companies to export jewelry to United Kingdom under India UK SETA. इनॉग्रल सेरेमनी हुई थी इसकी वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में, इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज। दोनों ही कंट्रीज के सीनियर ऑफिशियल्स थे जहां पर ये सेरेमनी हुई, एंड मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने ज्वेलरी को अंडर इंडिया यूके सेटा एक्सपोर्ट किया। आईएफएससी जो है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, आईएफएससीए के नए चेयरपर्सन का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। उन चेयरपर्सन का नाम क्या है? मतलब जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है उन्हीं का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है, वो है के राजारमन। के राजारमन का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 27 मंथ्स, है ना, बाय 27 मंथ्स।
so that he can continue till the age of 65 years or until further orders। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम करा है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन और रिस्क मिटिगेशन। साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन और रिस्क मिटिगेशन के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करा आरबीआई ने। उस प्रोग्राम का नाम हमसे पूछा है कौन सा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक्स अवेयरनेस या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ई बात नाम का एक प्रोग्राम करा है। क्या नाम है? ई बात। ई बात नाम का है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अंदर क्या था, साथ में इसके एसएमएस और रेडियो कैंपेन भी शुरू किए गए सो दैट कस्टमर्स को एजुकेट किया जा पाए अबाउट साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन और रिस्क मिटिगेशन। जो भी डिजिटल बैंकिंग के अंदर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तरह तरह के फ्रॉड्स के बारे में बताया और कस्टमर्स को या फिर लोगों को बेसिकली ये अवेयर किया गया कि आपको ऐसे ट्रैप में नहीं पड़ना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी टीआरएआई ने क्या करा, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है कंज्यूमर्स के लिए सो दैट वो अपना वॉइस कॉलिंग एक्सपीरियंस को असेस कर पाए, रिपोर्ट कर पाए। बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है वॉइस कॉलिंग का तो उसे बता पाए कि टेलीकॉम कंपनीज कुछ हेरफेर तो नहीं कर रही हैं। तो उस ऐप का नाम पूछा गया है। उनका पूरा प्लेटफॉर्म है ना, मोबाइल एप्लीकेशन का। उस ऐप का क्या नाम है? ऐप का नाम है टीआरएआई माई कॉल। ऑप्शन डी, टीआरएआई माई कॉल। इसका क्या काम था? to enable telecom consumers to provide real time feedback on voice call quality और network parameters। ठीक है, रियल टाइम फीडबैक जाएगा वॉइस कॉल क्वालिटी का और नेटवर्क पैरामीटर्स का। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, उन्होंने इंडिया में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है। वो कहां पर ओपन किया है, कौन सी सिटी में या फिर कहां पर? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मान्यता बिजनेस पार्क बेंगलुरु, गिफ्ट सिटी गुजरात, नॉलेज सिटी पुणे, हाईटेक सिटी हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु। तो ये किया है मान्यता बिजनेस पार्क बेंगलुरु में। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने बेंगलुरु के मान्यता पार्क में अपना इंडिया का पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है, जो कि अगस्त 2026 से एकेडमिक्स ऑपरेशन शुरू कर देगा। फ्लिपकार्ट ने कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ में टाई अप करा है टू ऑफर अ मोबाइल सब्सक्रिप्शन एज अ रिवॉर्ड अंडर फ्लिपकार्ट प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम? तो नेटफ्लिक्स के साथ फ्लिपकार्ट ने टाई अप करा है। क्या टाई अप है कि कोई भी अगर फ्लिपकार्ट से एटलीस्ट 299 रुपीज का ऑर्डर करेगा तो उस महीने के लिए 30 डेज का नेटफ्लिक्स मोबाइल सब्सक्रिप्शन उस पर्सन को फ्री मिलेगा। यह है फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम। द मंथ लॉन्ग इंक्वायरी प्रोसेस अंडर द नक्शा पायलट प्रोग्राम। ठीक है, नक्शा पायलट प्रोग्राम की बात हो रही है जिसके अंदर गोवा की, ठीक है, कौन सी स्टेट के लिए? गोवा की प्रॉपर्टी डिटेल्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या नाम है प्रोग्राम का? नक्शा पायलट प्रोग्राम। किस चीज के लिए है? जो भी प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं उन्हें वेरीफाई करना है फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। तो गोवा में कौन से प्लेसेस के लिए किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मडगांव, कोनकुलिम और पणजी के लिए। नक्शा पायलट प्रोग्राम इज कंडक्टिंग अ मंथ लॉन्ग इंक्वायरी प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स मडगांव में, कोनकुलिम में और पणजी में। नक्शा क्या है? एक जीआईएस बेस्ड अर्बन लैंड पार्सल मैपिंग इनिशिएटिव है। जीआईएस बेस्ड अर्बन लैंड पार्सल मैपिंग इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का जीआईएस बेस्ड अर्बन लैंड पार्सल मैपिंग इनिशिएटिव का नाम क्या है? नाम हो जाएगा नक्शा। तो एक ही न्यूज में आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल एट कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जो कि न्यू दिल्ली में हो रही थी। अब देखो, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे वो तो हमारे स्विट्जरलैंड में हो रहे थे, ग्लासगो में। जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो न्यू दिल्ली में हो रही थी। न्यू दिल्ली में। अब उसमें जीता कौन? हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल? मैन सिंगल टाइटल कौन जीता है? अंकुर भट्टाचार्य जी। अंकुर भट्टाचार्य जी ने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है। और इन्हें हराया किसको था? इन्होंने हराया है पयास जैन को। पायस जैन को हराकर अंकुर भट्टाचार्य जी ने जीत लिया है। इंडिया ने आउट ऑफ 7 टोटल 6 टाइटल्स इसमें इंडिया ने जीते हैं। कैलाश चंद्र पंत, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, 90 इयर्स के थे। ये कौन थे? कैलाश चंद्र पंत थे हिंदी राइटर, रेनॉन्ड हिंदी राइटर थे कैलाश चंद्र पंत, जिनकी भोपाल में 90 इयर्स की एज में डेथ हो गई है। ये कहां पैदा हुए थे? मऊ एमपी में पैदा हुए थे और इन्हें साल 2026 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, क्योंकि इन्होंने हिंदी लिटरेचर में जो भी कंट्रीब्यूशन किए उसके लिए लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। फ्रैंको बरेसी, 66 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे? ये थे फुटबॉल प्लेयर।
इटालियन फुटबॉल प्लेयर थे फ्रैंको बरेसी, जो कि 66 ईयर्स की एज में मिलान में इनकी डेथ हो गई। जनरल विश्वनाथ शर्मा, इनकी 91 ईयर्स की एज में डेथ हुई है। ही वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो कौन से नंबर के ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? ये थे 14th। So General Vishwanath Sharma was the 14th chief of army staff of the Indian Army and he passed away at the age of 91. इन्हें परम वशिष्ठ सेवा मेडल मिला था 1986 में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उन्होंने एक अम्ब्रेला एमओयू साइन करा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? एमओयू का ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन जियो साइंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस फील्ड में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये अम्ब्रेला एमओयू इन्होंने साइन करा है? ये करा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में। तो सीडेक ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एक अम्ब्रेला एमओयू साइन करा। किस लिए? टू कंबाइन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज विद जियोलॉजिकल एक्सपर्टीज फॉर सबसरफेस एक्सप्लोरेशन, मिनरल प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, conversion of geological records into domain specific large language model। एमओयू इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन न्यू दिल्ली में साइन हुआ था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इंडिया ने 12 नए प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करा है। 12 नए प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स किसके साथ? भूटान के साथ, अंडर 13th 5 ईयर प्लान, जो कि साल 2024 से 29 तक चल रहा है। तो कितने में किया है ये? 332 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। इंडिया और भूटान, कंट्री याद रखिएगा, इंडिया और भूटान की बात हो रही है, जिन्होंने 12 नए प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स की बात करी है 332 करोड़ की। कब की? ड्यूरिंग द 5th इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टॉक्स, जो कि कहां हुई थी? थिम्पू में हुई थी। ये भी सवाल हो सकता है कि 5th इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टॉक्स कहां पर हुई? थिम्पू में हुई। यहां पर क्या हुआ? यहां पर 12 प्रोजेक्ट टाइड असिस्टेंस की बात की गई, जो कि 332 करोड़ के थे, अंडर भूटान का जो 13th 5 ईयर प्लान चल रहा है उसके अंदर, अंडर द भूटान 13th 5 ईयर प्लान। और ये जो पीटीए प्रोजेक्ट्स है अब टोटल 82 हो गए हैं और क्यूमुलेटिव आउटले इनका 6860 करोड़ हो गया है। ये हर चीज में, किसी भी चीज पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, और मल्टी स्टेटमेंट में भी आ सकता है जब एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में इसकी बात करते हैं। तो विच इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज रिसेंटली ग्रांटेड एन इंडियन पेटेंट फॉर हाइड्रोसीन? हाइड्रोसीन एक इंडिजीनियस डुअल एक्शन मटेरियल है जिसे सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट्स के लिए बनाया गया है। हाइड्रोसीन कौन से इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इसका पेटेंट पाया है रिसेंटली? तो ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सिक्योर्ड एन इंडियन पेटेंट फॉर हाइड्रोसीन, जो कि एक नोवल पॉलीमर बेस्ड डुअल एक्शन मटेरियल है, जो कि बाइंडर और कैटलिस्ट दोनों का काम करता है। इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बस हाइड्रोसीन नाम जरूरी है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जरूरी है। इंडियन रेलवे ने रिसेंटली मॉडिफाई किया है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स इंडियन रेलवे ने रिसेंटली मॉडिफाई करा है। ठीक है, और पहले क्या था? पहले रूट वाइज लाइसेंसिंग थी, उसे हटा दिया है। तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये किया गया है? ये किया गया है सिंगल ऑल लेन इंडिया लाइसेंस के अंडर। इंडियन रेलवे ने मॉडिफाइड कंसेशन एग्रीमेंट को मॉडिफाई किया है, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट को, सो दैट जो कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स हैं उन्हें एक सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस मिल जाए, और उसमें एक यूनिफॉर्म नॉन रिफंडेबल लाइसेंस फी होगी 25 करोड़ रुपए की। पहले क्या होता था? पहले ये लाइसेंस कैटेगरी रूट वाइज होते थे, अब रूट वाइज हटा के इन्होंने एक सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस कर दिया है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डेट के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, बाकी लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। पीडीएफ के लिए ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।